नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ आजाद हुआ। उसके बाद भी कई राज्यों में बंटवारा हुआ, उनके जो क्षेत्र थे उन्हें बांटा गया। पश्चिम बंगाल भी दंश झेल चुका है इस बंटवारे का, और एक बार फिर से इसी को लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा की शुरुआत, जो शिगुफा फेंका गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेंका गया है। वहां की जो बंगाल इकाई है उसकी तरफ से फेंका गया है। सुकांता मजूमदार, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, उन्होंने यह शिगुफा फेंका है। इसका क्या असर राजनीतिक रूप से होने वाला है या हो रहा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ। संजीव जी, बंगाल से ये मांग उठना कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को सेपरेट, कुछ अलग कर दिया जाए और उनको एक हिस्से में मिला दिया जाए, तो इस मांग को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है इलेक्शन में वो जिम्मेदार है या फिर वजह कुछ और है? देखिए, अमूमन बंटवारा जो होता है वो बड़ा एक दुखद संयोग होता है, क्योंकि जो नेचर ने तय किया होता है उससे इतर आप राजनीतिक कारणों से ज्योग्राफिकल लाइंस बनाते हैं, भौगोलिक इलाके तय करते हैं, और वो चाहे दो देशों के बीच का बंटवारा हो या फिर राज्य का पुनर्गठन किया जाता है तो उसका हो, तो वो आकार लेता लेता बहुत समय ले लेता है। लेकिन ये हकीकत है कि बंगाल, जैसा कि आपने बताया, कि बार बार विभाजन का दंश झेलता रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले ही 1947 से पहले ही बंगाल विभाजन हो चुका है, और वो ऐसे कि साल 1947 से पहले बंगाल बहुत बड़ा एक प्रोविंस हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बहुत बड़ा प्रोविंस, जिसमें आज का बिहार, आज का उड़ीसा, आज का असम और आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल। आप सोचिए कि कितना बड़ा ये एक क्षेत्र हुआ करता था। अपने आप में कई देश आ जाएं तो ये अब बहुत मुश्किल हो रही थी अंग्रेज़ों को कि वो इसे कंट्रोल कर सकें। यहाँ हिंदू आबादी भी थी, मुस्लिम आबादी भी थी, और जब तक इन दोनों को लड़ाया नहीं जाता तब तक कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि सब मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते थे। तो पहला विभाजन तब हुआ जब असम को और पूर्वी बंगाल को, जो आज के डेट में बांग्लादेश है, उसको एक कर दिया गया और उसकी राजधानी बनाई गई ढाका। और दूसरा बंगाल बना पश्चिम बंगाल, जिसमें कि बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों थे, और इसकी राजधानी हो गई कोलकाता। और कालांतर में ये पाया गया कि ये जो विभाजन है ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, जिस विभाजन की हम लोगों ने चर्चा की। और इससे आपने देखा कि जो ईस्ट बंगाल बनाया गया, जिसमें असम और बांग्लादेश के क्षेत्र, मॉडर्न बांग्लादेश के क्षेत्र थे, वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, राजधानी ढाका थी उसकी। और ये जो था पश्चिम बंगाल जो था, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, इसेंशियली हिंदू डोमिनेटेड हो गया, राजधानी इसकी कोलकाता हो गई। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने दो रीजन्स बना करके दोनों के ऊपर कंट्रोल अपना स्थापित किया। उसके बाद फिर से फर्दर बंगाल को बांटा गया 1912 में, जब इससे उड़ीसा निकाला गया और माफ़ करें, बिहार निकाला गया। बिहार और बंगाल का डिवीज़न हुआ। बाद में बिहार से उड़ीसा निकला 1936 में। तो आप सोचिए कि आज की तारीख में जो उड़ीसा है, जो बिहार है, जो पश्चिम बंगाल है, जो ढाका मतलब ईस्ट बंगाल है, जो आज की डेट में बांग्लादेश कहलाता, और असम, ये सारे के सारे बंगाल थे। इनकी कल्चर एक थी, इनकी भाषा एक थी, और भले ही दोनों धर्मावलंबी यहाँ रहा करते थे, हिंदू और मुसलमान, लेकिन दोनों की चूँकि कल्चरल सिमिलैरिटी बहुत थी, भाषा एक थी, तो जो कवि और लेखक, उनको दोनों समुदाय के लोग पसंद किया करते थे, और वो लड़ाई नहीं थी। काजी नज़रुल इस्लाम
तमाम बंगालियों को पसंद आते थे, और वैसे ही जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर। पर देखिए, राजनीति ने जिस तरह से आज एक बंगाल हमें दिया है, वो बंगाल के ओरिजिनल मूल रूप तो है नहीं। फिर अगला डिवीज़न जो 1912 के बाद 1936 में हुआ, 1905 में पहला डिवीज़न हुआ, फिर 1912 में हुआ जब बिहार निकल गया, फिर 1936 में जब बिहार से उड़ीसा निकल गया, और फिर फाइनली 1947 में जब जो ईस्ट बंगाल था और जो वेस्ट बंगाल था, तो ईस्ट बंगाल को बना दिया गया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट बंगाल जो है वो हमारे देश का हिस्सा तो था ही। तो वो इसीलिए वो हमारा बंगाल वेस्ट बंगाल कहलाता है, पश्चिम बंगाल कहलाता है, क्योंकि पूर्वी बंगाल तो वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। तो एक पाकिस्तान उधर बन गया, एक पाकिस्तान उत्तर में बन गया। बाद में वहाँ जो आंदोलन हुआ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, बंगबंधु कहलाते थे, और अलग कहानी है। हम लोगों ने उनका समर्थन किया, और देखिए आज वो बांग्लादेश है। और मैं अभी पीछे कुछ महीने पहले गया था ढाका, तो आज भी वहाँ बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के एक यूँ कह सकते हैं कि धन्यवाद देते हैं लोग कि भारत ने उनको आज़ादी दिलाने में 1971 में बड़ी भूमिका निभाई थी, और पाकिस्तान से उन्हें आज़ादी दिलाई थी। पाकिस्तान वाले उन्हें कभी न्याय नहीं देते। 1971 में आंदोलन ही इसी बात से था कि सरकार दरअसल बंगालियों की पाकिस्तान में बनने जा रही थी, क्योंकि सांसद ज़्यादा उनके चुन के आए थे, और ये पाकिस्तानियों को स्वीकार नहीं था कि कोई बंगाली मुस्लिम आकर के इस्लामाबाद में सरकार बना ले। और इस तरह से उन्होंने उस इलेक्शन को ही खारिज कर दिया था, जिसके बाद आंदोलन हुआ और नया मुल्क बना जो कि बांग्लादेश कहलाया। बांग्लादेश कल्चरली भी हमारे बहुत करीब है, लेकिन यहाँ बात हो रही है बंगाल की, मॉडर्न डे बंगाल की। और मॉडर्न डे बंगाल में उस हिस्से की जो आज की तारीख में पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा जो बंगाल के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ बंगाल में है। और वो नॉर्थ बंगाल, अगर आप बंगाल के मैप की कल्पना करें, और मैं कहूँगा आपको कि वो मैप भी आप डिस्प्ले करें। हाँ बिल्कुल, हाँ आप देख सकते हैं, मैप मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। और वो जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ऊपर का जो हिस्सा है, पतला सा ऊपर का हिस्सा जो है, इसमें जो ज़िले आते हैं, ये ज़िले उत्तर पूर्व से ज़्यादा करीब हैं। और जो मेन बंगाल का बड़ा सा हिस्सा नीचे दिख रहा है, इस बंगाल से कल्चरली भी थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ट्राइबल आबादी रहती है। टी गार्डन्स यहाँ पर हैं, और ये वो इलाका है जिसमें कि जो ज़िले कहलाते हैं दार्जिलिंग, इसमें जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, कूच बिहार, और ये 7 जो ज़िले हैं और 7 सीटें हैं इस पर लोकसभा की, यहाँ पे ये हैं सारी। और ये इसी एक सीट में से आते हैं बालूरघाट से सुकांत मजूमदार, जो कि आज की तारीख में डॉनर के राज्य मंत्री हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एक मंत्रालय है जो कि उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के विकास के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था मनमोहन सिंह के ज़माने में, और वो मंत्रालय चल रहा है। आज की तारीख में उसके मंत्री सुकांत मजूमदार हैं। तो सुकांत मजूमदार चूँकि उस क्षेत्र के विकास में लगे हुए हैं, डॉनर के यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया है प्रधानमंत्री को कि ये जो पतला सा हिस्सा है जिसमें कि ये ज़िले आते हैं, पश्चिम बंगाल के ये ज़िले हैं, इन ज़िलों को विकास की दृष्टि से उत्तर पूर्व मान लिया जाए। विकास की दृष्टि से उत्तर पूर्व मान लिया जाए, यानी कि पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा जो कि उत्तर बंगाल कहलाता है, इसे पूरा उत्तर बंगाल मिला दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में मिला दिया जाए। और जैसे 8 उधर राज्यों के विकास की बातें हो रही हैं, तो एक 9वां राज्य भी हो जाएगा। वो कहते हैं कि देखिए सिक्किम जो है उसको नॉर्थ ईस्ट मानते हुए उसकी व्यवस्था की गई है। तो जब सिक्किम पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में नहीं है और उसकी व्यवस्था कर ली गई है, तो क्यों ना बंगाल के इस हिस्से को भी हम नॉर्थ ईस्ट के बरक्स मानते हुए इसके विकास की धारा बहाएं, क्योंकि पारंपरिक रूप से, और ये हकीकत है, जो विकास की धारा है कोलकाता से बहुत दूर हो जाता है ये इलाका जो उत्तर बंगाल का है, और विकास कम है यहाँ पर। उसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो मान लीजिए कि जो कोर बंगाली पॉपुलेशन है वो इधर कम आपको मिलता है, जैसे दार्जिलिंग यहाँ पर है।
तो दार्जिलिंग खास तौर पर गोरखास उनका इलाका है। और अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि गोरखालैंड का आंदोलन यहाँ पर चला था। तो ये इलाका, जैसे ही ये बात कही गई, और ये कल मुलाकात हुई है सुकांत मजूमदार की बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से, हंगामा मच गया और एक और डिवीजन बंगाल का, एक और बंटवारा बंगाल का ये होने जा रहा है। राजनीति इस तरह से चलने लग गई और तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त विरोध में है इसके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में, और ये बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। अगर बंगाल के ही कुछ हिस्सों को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और बाकी को नहीं देंगे, तो बाकी जो लोग हैं वो क्या बुरा नहीं मानेंगे? इसको किस तरह, ये डिवीज़न ही तो हो गया एक तरह का। नहीं, देखिए, ये तो हर राज्य में है ना कि कोई ना कोई हिस्सा जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा और कोई ना कोई हिस्सा जो है वो कम डेवलप्ड होगा। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आप जैसे उत्तर प्रदेश में कि आप लखनऊ को ही डेवलप करेंगे, बाकी किसी जगह को डेवलप कह नहीं सकते हैं। हो जाता है। अब मान लीजिए कि लखनऊ की तरह देवरिया तो नहीं है ना डेवलप्ड। भाई गोरखपुर हो गया इसीलिए डेवलप क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप उसी हिसाब से महाराजगंज तो नहीं है ना। तो आपको, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए तो लगेगा ही कि ये, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट लखनऊ से आए तो समझ में बात आती है। लखनऊ से वो कायदे से आए तो बात समझ में आती है कि भाई आज की तारीख में गोरखपुर चूंकि प्रधान मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो इस कारण से बहुत विकास कर गया है, तो आसपास के जितने क्षेत्र हैं उनके लिए भी और ज़्यादा बेहतर व्यवस्था की जाएगी। राज्य की तरफ से, राज्य के लखनऊ से आए। लेकिन यहाँ लखनऊ से मसला नहीं है, यहाँ कोलकाता से नहीं आ रहा है। इन 8 जिलों को अलग कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसको आप एक सेपरेट राज्य मानिए, केवल विकास की दृष्टि से। अभी तो फिलहाल यही कहा जा रहा है, विकास की दृष्टि से। अब पीछे की कहानी सुनिए। जो इनसाइड स्टोरी है वो ये है कि ये तमाम ऐसे ज़िले हैं पश्चिम बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी तेजी से पैर जमा रही है, और बावजूद इसके कि इस बार लोकसभा चुनाव में उसकी हार हुई है, ये इलाका है जिसमें कि वो नहीं हारी। उसको 2019 में यहाँ की 7 सीटें सातों की सातों मिल गई थी। इस बार 1 सीट घट गया है अलीपुर द्वार से। निश्चित प्रमाणिक हार गए, केंद्र में मंत्री थे, और कहा यही जा रहा है कि वो जो 30 या 40 हज़ार वोटों से हारे हैं उनकी गलती ज़्यादा थी, लोगों की गलती कम थी। उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया था अपने क्षेत्र पर। लेकिन इस बार भी करीब करीब सारी सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके ने दी है। और हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हो गई, 7 की 7 सीटें चली गईं, तो फिर ममता बनर्जी ने बहुत जोर लगाया और कई इलाके उत्तर बंगाल में जीते भी, बहुत से इलाके जीते भी। लेकिन इस बार फिर से टीएमसी पीछे खिसक गई। वो 7 में से 6 सीटें हार गई। अलीपुर द्वार बहुत मुश्किल से 30 या 40 हज़ार वोटों से वो जीत पाई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये जो समर्थक इलाका है, लोग ये कह रहे हैं कि सुकांत मजूमदार दरअसल इस समर्थक इलाकों को अपना बना लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि भविष्य में कालांतर में इसे अलग करवा देंगे, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करा देंगे, और ये अलग हो जाएगा हिस्सा, और ये सीधे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हिस्सा हो जाएगा। बंगाल का दूसरा हिस्सा भले ही हमारे समर्थन में नहीं आए। और देखिए, ये सच भी है, हकीकत भी है कि इस बार जो सीटें थी वो बढ़ गई हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, और वो 29 पहुँच गई हैं। तो वो कहा जा रहा है कि उन सीटों पर तो जो बंगाल में प्रॉपर आती हैं, उन सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर उन सीटों पर वो ध्यान नहीं देना चाह रही है, और इसको जो है वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा बना देना चाहती है और इसमें विकास करा देना चाहती है। अब देखिए, इसमें दोनों बातें हो जा रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ तो है वो, इसमें दो मत देखिए, अलीपुर द्वार और कूच बिहार और इस तरह के जो ज़िले हैं, एक तरह से दरवाज़ा है नॉर्थ ईस्ट का। आप इनको होकर के ही नॉर्थ ईस्ट में घुसेंगे अगर सड़क मार्ग से जाएंगे तो वो जुड़ा हुआ है। दूसरा ये भी है कि इसमें नॉन बंगालीज ज़्यादा हैं कंपेयर टू, तो उस तरह का। लेकिन सवाल ये होता है कि ये हर प्रदेश में होता है, हर प्रदेश में होता है। आप अगर आप हरियाणा में
कई जगहों पर जाएंगे, जैसे कि गुड़गांव में आएंगे, तो गुड़गांव में आपको पंजाबी पॉपुलेशन, वहाँ कोई ज़्यादा जाट पॉपुलेशन नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा हरियाणा में 25% जाट आबादी है ना, लेकिन वहाँ पर गुड़गांव में बहुत बड़ी संख्या है पंजाबियों की। तो इस तरह से हर क्षेत्र में एक जो विभिन्नता होती है वही उसकी ताकत होती है, लेकिन उसके आधार पर विकास नहीं हो रहा ये कहना सिद्ध हो जाएगा अगर इस हिस्से को आप अलग कर देते हैं कि कोलकाता ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, इस कारण से विकास नहीं कर पाया। और फिर अगर आप ऐसा कर देंगे तो उसके बाद फिर अलग होने का एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया दार्जिलिंग को अपना अलग गोरखालैंड बनाने की मांग, वहाँ चूंकि गोरखास बहुत है, नेपाल से लगा हुआ इलाका है, तो वो बहुत दिनों से मांग रहे हैं। कामतापुरी स्टेट है वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आप हमें भी अलग स्टेट दे दीजिए। कामतापुरी लोग जो है अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करते हैं। कूच बिहार के महाराज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही, वो कह रहे हैं कि कूच बिहार तो अलग से स्टेट पहले ही था, तो हमको दोबारा से अलग स्टेट बना दीजिए। तो ये उत्तर बंगाल में ही उन्हीं 7-8 जिलों की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ फिर से और डिवीज़न होना हो जाएगा। डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न भी होता है, फिर सब डिवीज़न भी होता है, फिर टुकड़े तो टुकड़े आप कितने करते चले जाएंगे। तो आज की तारीख में बहुत, जिसके कहते हैं कि छोटे राज्य बनाने का प्रयोग जो है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सफल हो गया है, ऐसा है नहीं दरअसल। देखिए आज बिहार विशेष राज्य करता चला जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि बिहार, जब झारखंड एक थे तो जो खनिज संपदा थी बिहार की, उसी ने बिहार में शुरुआत में बहुत सी इंडस्ट्रीज लगाई थी और वो दक्षिण बिहार कहलाता था, साउथ बिहार जो आज झारखंड हो गया। तो जब साउथ बिहार अलग हो गया तो फिर बिहार में क्या बचे? बालू और लालू। तो लोगों ने कहा कि जब बालू ही बालू है तो फिर हमें तो विशेष राज्य आप बना दीजिए। पर लोगों ने देखा कि झारखंड भी उस गति से डेवलप नहीं कर पाया। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां दुनिया का कोई खनिज ऐसा है ही नहीं जो नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि झारखंड की स्थिति क्या है आज की तारीख में विकास के पैमाने पर। उत्तराखंड को ही देख लें आप, उत्तराखंड में भी विकास की गाड़ी बहुत तेज भाग रही है और वो बहुत बेहतर कर रहा है डिवीजन के बाद। ऐसा कहाँ हो पाया है? छत्तीसगढ़ की भी आप, वहाँ तो मुख्यमंत्री ही बदलते रहते हैं और इन सभी जगहों पर आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री लगातार यूं ही बदलते चले जा रहे हैं। तो छोटे राज्यों का एक्सपेरिमेंट बहुत सफल हो गया हमारे देश में और इसी कारण से हर राज्य को छोटा राज्य बना दिया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश को बांटने की कितनी कवायद होती है। मायावती जी ने प्रपोजल भी भेज दिया था, अभी भी बातें होती रहती हैं कि अभी हाल ही में उन्होंने इलेक्शन में फिर कहा और भी लोग हैं जो अब कहना शुरू कर दिए हैं कि भाई पश्चिम को हरित प्रदेश बना दीजिए। बहुत दिनों से इस तरफ मांग हो रही है, अजीत सिंह के ज़माने से, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से, कि इधर पश्चिम का अलग हो जाएगा हिस्सा, उसके बाद अवध बना दीजिए, पूर्वांचल बना दीजिए। फिर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप पाएंगे कि बिहार में बोलेंगे लोग कि मिथिला बना दीजिए अलग, और भोजपुरी एक राज्य बना दीजिए भाषाई आधार पर, जिसमें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले आ जाएं और बिहार के ज़िले आ जाएं। ऐसे हो नहीं सकता है। अच्छा, इसीलिए देश में अलग अलग क्षेत्रों से विधायक सांसद चुने जाते हैं कि वो दिल्ली में आकर अपने क्षेत्र की बात रखें, वहाँ के विकास की बात रखें। अगर कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं पहुँचा है तो वहाँ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन दिक्कत वही है कि एक बड़ा नेता कुछ भी बोलने लगता है, सब उसके पीछे भाग लेते हैं। इन छोटी बातों पर, बारीक बातों पर ध्यान नहीं जाता है कि अगर इन 7 जो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीते उत्तर बंगाल के, उसमें अगर विकास उस गति से नहीं पहुंच रहा है तो मजूमदार साहब भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां से वो आते हैं। तमाम सांसद जो वहां से आते हैं, विधायक आते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं उस चीज के लिए। आप ठीक है, आप उनको अलग लेकर आप अलग से विकास करवाना चाहते हैं, उसके नाम पर आप अपने वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं, एक बंटवारे जैसा फील करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक राजनीति की ही बात हो गई। इसमें कुछ बहुत ज्यादा होगा आने वाले समय में लगता नहीं है। अगर विकास करना है और ये होना ही चाहिए, मंशा अगर ये है और सचमुच में केंद्र सरकार की मंशा होनी भी चाहिए, चाहे कोई भी हो केंद्र सरकार में, तो फिर आप उस रीजन के लिए, आपको कोई नहीं रोकता है, बजट में प्रावधान करिए, वहाँ से सड़कें निकाल लिए। जैसे बिहार में आपने 2-3 सड़कें दी हैं, ब्रिजेस दिए हैं, टूरिस्ट सर्किट बनाई है, अच्छी बात है। बिहार को पुल तो बहुत दिए हैं, पानी में चले जाते हैं। हाँ, पुल गिर जाते हैं तो पुल भी बना, पुल तो सवाल ही उठता है कि वहाँ किसी को इस बात से इनकार नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि दूसरे राज्यों को क्यों नहीं मिला है, और चूंकि क्या वो
समर्थन मूल्य है, समर्थन दिया जा रहा है तो उसका मूल्य दिया जा रहा है, वो अपना तरीका है समझने का। लेकिन बिहार में सचमुच में आवश्यकता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं उदाहरण के तौर पर कि नोएडा से सड़कें, जो सड़क है चलती है हाईवे एक्सप्रेसवे, वो लखनऊ तक बहुत शानदार सड़क है। फिर लखनऊ से अब बन गई है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सीधा ही है। हाँ, वो पूरा आप यहाँ से चले दिल्ली से और लखनऊ आप आराम से 6 घंटे में पहुँच जाते हैं। वहाँ आप लखनऊ से चलें तो बिहार के बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं। वो सड़क भी बन गई एक्सप्रेसवे। पर बिहार में घुसने के साथ दिक्कत शुरू हो जाती है सड़क की। वहाँ भी सड़कों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। नीतीश राज में चाहे कुछ भी हो, सड़कें उन्होंने बनाई हैं, पर वो जो स्तर है उत्तर प्रदेश में वो नहीं है। तो एक सड़क बक्सर से शुरू होकर के, बक्सर जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, वहाँ से शुरू होकर के वो पूर्णिया तक जाएगा। तो एक तरह से मेजर एरिया बिहार का वो कवर करता हुआ चला जाएगा। ज़रूरत है, वैसी सड़कों की ज़रूरत है। और विकास का पैमाना सड़कें बहुत तय करती हैं। सड़कों के आसपास जो है वो दुनिया बस जाती है। भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अपने आप में कहता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं सड़कें। पुल बहुत ज़रूरी होते हैं। सागरमाला भी चलाया जा रहा था। हाँ, तो इसीलिए वहाँ भी आपको नॉर्थ बंगाल में भी सड़कें अगर बनाई जाती हैं, अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाए जाते हैं, हाँ, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको विकास के एक ऐसे मानदंड के साथ जोड़ो ना जो कि विभाजन की बू जिससे आती हो, तो आप इसका मतलब सियासत कर रहे हैं, ये आरोप आप पर लगेगा। तो ऐसे प्रपोजल पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा निर्णय नहीं होगा, इस पर हंगामा मच जाएगा। और अभी तक तमाम कोशिशें बंगाल के फर्दर डिवीज़न की रोकी गई हैं। और ये डिवीज़न की जो मानसिकता है बंगाल में बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैंने शिगुफा इसीलिए बोला था कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है कि आपने ये बोल दिया, अब हर तरफ इस चीज़ की चर्चा हो रही है। लोग जो असल मुद्दे हैं या फिर जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात ना करके इस पर बात कर रहे हैं। हम ही बात कर रहे हैं इस पर। नहीं, ममता बनर्जी आ रही हैं दिल्ली, बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आएंगी और वो जिस तरह से मुखर हैं तो वो जब इस बात को अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देंगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट्स हैं वो उत्तर बंगाल में ही है, केवल ऐसा नहीं है भाई आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं ना। लेकिन सवाल तो यह है कि 7 में से 6 सीटें जीत लेना, हाँ। और इधर बाकी की जो सीटें बचती हैं, 42 सीटें टोटल है वहां पे लोकसभा की, तो जो बाकी सीटें 35 बचती हैं उसमें से भी आप 6 ही जीतते हैं। हाँ, पर ये तो ये है कि आप हार गए हैं, पर आपकी 18 सीटें आई थी, छोटी बात नहीं है। तो यानी कि वोटर तो हैं आपके पास, और प्रमुख विपक्ष भी आप बन चुके हैं, प्रमुख विपक्ष भी वहाँ के बन चुके हैं। तो राजनीति दूसरे तरीके से करनी है कि राजनीति विभाजन से करनी है। इस बात को ध्यान रखिए कि बंगाल में विभाजन का नाम सुनते ही ना लोग थोड़े से एकदम, जिसे कहते हैं दिमाग सटक जाना, वो हो जाता, अग्रेसिव हो जाते हैं। वो फर्दर डिवीजन नहीं चाहते हैं, उनको डिवीजन नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए ये कहानी बताई कि कितनी बार बटी है ये ज़मीन, और अब कोई बंटवारा उनको नहीं चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जा सकता है। बिल्कुल, और विकास का नाम है, विकास का नारा है, तो विकास करिए, उससे कोई नहीं रोक रहा है। आप देश के कोने कोने तक विकास को फैलाइए, वहां उसकी लौ जलाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह का जिक्र आता है तो राजनीति हावी ज्यादा नजर आती है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मैं आपको सुकांता मजूमदार का जो बयान है उसके साथ छोड़े जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি দেখা করেছি এবং দেখা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি, আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে। এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না, বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো।